हेलो, हाय एवरीवन। सो हमने कंप्लीट कर लिया था न्यूक्लियर फिजिक्स की 2 यूनिट्स एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड यूनिट। सो एज यू कैन सी द दिस इज द यूनिट 3, ओके। एंड न्यूक्लियन स्कैटरिंग एंड पोटेंशियल्स एंड पार्शियल वेव एनालिसिस। और ये ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब हेडिंग है और डिस्क्रिप्शन में हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। पार्शियल वेव एनालिसिस ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी अज्यूमिंग सेंट्रल पोटेंशियल विद स्क्वायर वेव शेप। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। तो मैं आपको पहले इस टॉपिक दिखा देती हूँ। और टॉपिक है हमारा ये रहा, लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। ठीक है, हम पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड यूज करेंगे। मैं पहले वो भी दिखा देती हूँ, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा पार्शियल मेथड ऑफ पार्शियल वेव। ठीक है, और इसके बाद में क्योंकि ये लो एनर्जी का होना चाहिए हमारे पास में, सो यहाँ पर अपन इसमें लिमिट्स, एनर्जी की जो लिमिट्स है यहाँ पर अपन इसकी लो एनर्जी भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड है, ये आपने सेकेंड सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, जिसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, क्योंकि मैं उसको सेकेंड सेमेस्टर की जब क्वांटम मैकेनिक्स अपलोड करूंगी तभी वो मैं मेथड अपलोड करूंगी। सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द रिजल्ट। ओके, सो ये देखो सेकेंड सेमेस्टर का एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है, इसकी फर्स्ट यूनिट देखिए और यहाँ पर देखिए एक बार, solution of scattering problem by the method of partial wave analysis। so ये टॉपिक सेकेंड सेमेस्टर में है, इसका जो रिजल्ट है that we are going to use here। ठीक है, तो मैं आपको जब बताऊंगी कि ये वाला रिजल्ट हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो ऑल्दो मैंने सेकेंड सेमेस्टर का अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स का कोई कोर्स अपलोड नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपना रिवीजन जो है सेकेंड सेमेस्टर की क्वांटम मैकेनिक्स से करके रखिए। चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग हमें पढ़ना है। तो द रिलेटिव मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 कैन बी डिस्क्राइब बाय द वेव इक्वेशन दिस। ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर ई सही गलत डबल बार लिख दिया है। अच्छा, मैं बुक बता देती हूँ कौन से बुक से मैं ये करवा रही हूँ। सो ये हमारे पास में एस एन घोषाल की बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स, उससे मैंने ये टॉपिक लिया है। 17th चैप्टर है। सो यहाँ पर बिकॉज देखो, दो पार्टिकल जब होते हैं तो दो पार्टिकल अगर सिमिलर मासेस के होते हैं तो टू बॉडी को वन बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस मास एंड द रिड्यूस मास इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। दैट इज व्हाई हियर यू कैन सी द श्रोडिंगर इक्वेशन वेयर वी हैव यूज्ड म्यू इंस्टेड ऑफ एम, है ना। सिंगल पार्टिकल के मास की जगह हमने रिड्यूस मास यूज किया है। ओके, सो म्यू इज द रिड्यूस मास एंड व्हाट इज दिस एनर्जी? This energy is EL minus EC is the internal energy of the system। मैं बताऊंगी ये क्या है। EL is the energy in the L system which is laboratory system and EC is the kinetic energy of the center of mass which is given by this expression। अब ये क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा समझते हैं ना, उसके लिए मुझे चाहिए ब्लैंक पेज। श्रोडिंगर इक्वेशन में हम कह रहे हैं कि हमारे पास एनर्जी E अवेलेबल है और उसको हमने लिखा है EL माइनस EC। ठीक है, देखो हमारे पास जो दो पार्टिकल है उनकी टोटल एनर्जी लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितनी है? EL है। करेक्ट, टोटल एनर्जी है पार्टिकल्स की। उसमें से सेंटर ऑफ मास की एनर्जी कितनी है? EC है। तो सेंटर ऑफ मास की खुद की एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी EC। तो स्कैटरिंग के लिए कितनी एनर्जी बची? अब स्कैटरिंग के लिए एनर्जी कितनी बची? E, विच इज द डिफरेंस बिटवीन EL एंड EC। और ये जो E है इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एनर्जी ही अवेलेबल होगी स्कैटरिंग के लिए। ओके, एंड इसका फॉर्मूला होगा EL माइनस EC। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला और दिया गया है कि EC और EL में जो रिलेशन है वो ये है। सो ये m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू EL कैसे आया, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल है, ओके, दोनों का मास है हमारे पास m1 एंड m2 और लेबोरेटरी फ्रेम में उनकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी की बात अपन करेंगे तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर एंड प्लस m/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो लेबोरेटरी में एनर्जी हो गई। अब सेंटर ऑफ मास की एनर्जी निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास की एनर्जी में हम जानते हैं फॉर्मूला वही रहेगा काइनेटिक एनर्जी का 1/2। मास की जगह हमारे पास दोनों पार्टिकल का टोटल मास आएगा विच मीन्स m1 प्लस m2। लेकिन बिकॉज सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं इसलिए वेलोसिटी में क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी VCm स्क्वायर।
अब हम जानते हैं कि VCM क्या होता है। VCM हमारे पास होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आपको क्या करना है कि VCM की ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखना है और सॉल्व करना है। कर लेना, बहुत इजी सा आंसर आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 M1 प्लस M2 और मैं VC का स्क्वायर कर देती हूँ। सॉल्व क्या करना है, मैं खुद ही कर रही हूँ फिर। ओके, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान देखें तो सबसे सिंप्लीफाइड केस होता है जब हम एल फ्रेम की बात करते हैं। तो आपने भी कोलिजन के अंदर पढ़ा होगा, यूजुअली हम लेबोरेटरी फ्रेम में सेकेंड पार्टिकल को रेस्ट पे मानते हैं। देखो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग होती है उसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, स्लोली मूविंग होता है और प्रोटॉन को रेस्ट पे रखा जाता है। सो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का स्कैटरिंग होगा तो प्रोटॉन आपका किस पे होगा, रेस्ट पे होगा, और न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन की तरफ स्लो वेलोसिटी से बढ़ेगा। सो क्योंकि आपका सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पे है तो लेबोरेटरी फ्रेम में जो V2 वेलोसिटी है वो तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस सिचुएशन में हमें लेबोरेटरी की एनर्जी कितनी मिलेगी, तो EL के एक्सप्रेशन में क्या था, 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2V2 स्क्वायर, तो वो तो 0 हो जाएगा। और EC के एक्सप्रेशन में क्या मिलेगा हमें, EC हमें मिलेगा 1/2 M1 प्लस M2 और यहाँ पे मैं रख रही हूँ V2 जहां पर भी है वहां पर 0। सो M1V1 अपॉन M1 प्लस M2 और इसका स्क्वायर। मैंने V2 को 0 पुट कर दिया क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्कैटरिंग में प्रोटॉन रेस्ट पे होता है और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, स्लोली मूविंग होता है। एनीवेज, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ओके, M1 देखो इससे इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, सो 1/2 और ऊपर हमारे पास बचेगा M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, नीचे हमारे पास बच रहा है M1 प्लस M2, करेक्ट, ये बच रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, एक बार मैं M1 को अलग कर रही हूँ, है ना, M1 और V1 स्क्वायर को अलग लिख लेती हूँ और रिमेनिंग टर्म को अलग लिख लेती हूँ। तो M1 की एक पावर तो मैंने ले ली, एक पावर मेरे पास अभी भी बच गई और यहाँ पे M1 प्लस M2 आ गया। एंड इफ यू रिमेम्बर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर EL, यहाँ से देखिए ये EL है, ये EL को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमारे पास EC का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आया, EC इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स EL। ओके, और यही रिलेशन आपको यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, इक्वेशन देख लो 17.6.2, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। नाउ फॉर न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग दोनों का मास नियरली इक्वल होता है, सो M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू मान लीजिए कैपिटल M है। उस कंडीशन में EC क्या मिलेगा आपको, M1 की जगह भी M आ जाएगा, नीचे M प्लस M टाइम्स EL हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और आपके पास EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EL/2 हो जाएगी। सो ओनली हाफ द लेबोरेटरी एनर्जी इज अवेलेबल फॉर स्कैटरिंग, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में हमारे पास एनर्जी अवेलेबल मैंने कितनी बताई थी, EL में से EC को माइनस कर दोगे, जो एनर्जी बचेगी वो स्कैटरिंग के लिए अवेलेबल होगी। सो हमारे पास स्कैटरिंग के लिए अवेलेबल एनर्जी कितनी होगी, EL माइनस EC। EC का फॉर्मूला हमने निकाल दिया EL/2, तो यहाँ पर EL/2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, EL/2, विच मीन्स ओनली हाफ द लेबोरेटरी एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द स्कैटरिंग इन C सिस्टम। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। The kinematics of the collision process has been discussed in detail in this topic। जो भी है आपने BSc के अंदर स्कैटरिंग का मतलब कोलिजन के बारे में पढ़ा होगा। सो वहां पर लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप होता है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये चीज आपने सेकेंड सेमेस्टर के क्वांटम मैकेनिक्स में वापस पढ़ा है, स्कैटरिंग का पूरा। मेरे को दिखाने दो यार आपको, ये देखो यहाँ पे ये स्कैटरिंग है, ठीक है। तो इस स्कैटरिंग के अंदर ये जो यूनिट 1 में स्कैटरिंग पढ़ते हैं इसमें लेबोरेटरी और सेंटर ऑफ मास दोनों फ्रेम के अंदर जो रिलेशन होता है वो स्टेब्लिश किया जाता है। तो मैं यहाँ पे उसका प्रूव नहीं करवा रही हूँ, बस मैं इतना बता रही हूँ कि अगर हमारे पास लेबोरेटरी सिस्टम से C सिस्टम में हम जाते हैं, अगर मान लीजिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग लेबोरेटरी फ्रेम में तो है θL, यानी इस एंगल पे स्कैटरिंग हो रही है, और सेंटर ऑफ मास में है θC, तो इनके बीच का रिलेशन भी डिराइव किया गया है सेकेंड सेमेस्टर की क्वांटम मैकेनिक्स में। जब मैं अपलोड करूंगी तो मैं इसका प्रूव कर दूंगी, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द रिजल्ट। तो θC जो होता है वो ट्वाइस ऑफ θL के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये स्कैटरिंग ऑलवेज 90 डिग्री का भी रीजन उसमें होता है। नाउ सिंस द रिड्यूस मास इज M/2, क्योंकि रिड्यूस मास का फॉर्मूला कितना होता है, M1 M2 अपॉन M1
प्लस m2। अब क्योंकि हमने यहाँ पे m हमारे पास तो दोनों बराबर है तो m स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2m, तो ये कितना हो जाएगा m/2। तो रिड्यूस मास m/2 है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में जहां पर म्यू था, यहाँ पे म्यू था आपका, ये रहा, इस म्यू की जगह हम क्या रखेंगे, m/2 रखेंगे और वापस श्रोडिंगर इक्वेशन को फिर से रखेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी ये आ जाएगी, ठीक है, उसको रीअरेंज कर लेना, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो ऑब्वियसली आर थीटा फाई है और आपको पता ही है। अब स्कैटरिंग के लिए आपके पास एनर्जी जो है पार्टिकल की वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, अगर दूसरा पार्टिकल इसके पास में आ रहा है तो उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, तभी तो वो एनर्जी लेके इसे टक्कर करेगा। सो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर अपन पॉजिटिव रखेंगे। नाउ वी कम टू द मेथड ऑफ पार्शियल वेव्स। इसके लिए मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट यूज करूंगी। सो द थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ पार्शियल वेव्स। पार्शियल वेव्स में क्या होता है, ये कंसीडर किया गया है, इसका डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन क्वांटम मैकेनिक्स में है, जो मैं भी नहीं बताऊंगी आपको, है ना, आप देख सकते हैं एस एन घोषाल के चैप्टर 11 में डेरिवेशन है इसका। उसमें क्या होता है एन इंसिडेंट प्लेन वेव can be expanded in terms of a series of spherical outgoing and spherical incoming waves in the limit of large r as follows। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने पार्शियल वेव्स का मेथड पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स में, उस मेथड में क्या होता है कि उस मेथड में जो आपके पास में इंसिडेंट कोई वेव होती है तो उसको साई इंसिडेंट आप बोल रहे हो, उसको एक्सपांड किया जा सकता है दो सीरीज के अंदर, जिसमें एक जो वेव होगी आपके पास वो आउटगोइंग वेव होगी लेकिन स्फेरिकल होगी। स्फेरिकल का मतलब होता है चारों दिशा में फैलने वाली वेव, जैसे जैसे पॉइंट सोर्स है उसको लाइट किया अपन ने, तो लाइट जो है वो 3 डायमेंशनली फैली और उसका जो वेव फ्रंट है वो कैसा हुआ, स्फेरिकली वेव फ्रंट हुआ उसका, तो ये तो बाहर की तरफ जा रही है वेव। प्लस और सीरीज के अंदर एक टर्म होगा जिसमें स्फेरिकल वेव ही होगी पर वो अंदर की तरफ आ रही होगी। तो यहाँ पर ये जो डेरिवेशन है इसका, ये पार्शियल वेव मेथड के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रूव करते हैं, जिसका मैं सिर्फ रिजल्ट यूज कर रही हूँ। एंड द रिजल्ट इट सेज दैट इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट तो हमारी प्लेन वेव थी, इंसिडेंट तो हमारी क्या थी, प्लेन वेव थी। सो जो इंसिडेंट वेव है हमारी, इंसिडेंट वेव ही है, शायद प्लेन वेव ही होगी, हाँ प्लेन वेव है। अब सोचो इंसिडेंट तो प्लेन वेव है, जबकि उसको सुपरपोजिशन करवाया था तो वो स्फेरिकल वेव है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि प्लेन वेव कैसी दिखती है और स्फेरिकल वेव कैसी दिखती है। प्लेन वेव एक प्लेन में होती है, सो एक्सपोनेंशियल आई के जेड से रिप्रेजेंट इसको किया जा सकता है, जबकि स्फेरिकल वेव का जो जनरल फॉर्म होता है वो ई रेज टू पावर आई के आर अपॉन आर टाइप का होता है। ये फॉर्मेट होता है स्फेरिकल वेव का और ये होता है प्लेन वेव का, ठीक है। तो नाउ साइन इंसिडेंट जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड or can be expanded in a series of spherically outgoing wave and spherically incoming wave, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये कोफिशिएंट है, ये कैसे आया, डेरिवेशन में है, ये कैसे आया, डेरिवेशन में है। मैं बस आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ इसको देखना, यहाँ पर आपके पास में इस वाले फैक्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 आयोटा के तो है लेकिन साथ में 1/r है, करेक्ट। इसका मतलब 1/r तो हमारे पास आ गया। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये स्फेरिकल वेव है तो बस हमारे पास ये फॉर्मेट होना चाहिए, ई रेज टू पावर के आर अपॉन आर का फॉर्मेट बनना चाहिए। 1/r तो आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि आगे वाले एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर है या नहीं। सो यहाँ पर देखो आप, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, ये तो आपके पास हो गया आउटगोइंग वेव, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव साइन के साथ में है, करेक्ट। फिर आपके पास में यहाँ पर ये देखो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, इनकमिंग वेव। आई होप यहां तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो लाइन हमने ऊपर लिखी हुई है वो समझ में आ गया कि इंसिडेंट प्लेन वेव, ये इंसिडेंट प्लेन वेव है, इट कैन बी एक्सपांडेड इन टर्म्स ऑफ अ सीरीज, सीरीज का मतलब समेशन ले लिया, ऑफ स्फेरिकल आउटगोइंग, क्योंकि आउटगोइंग के लिए ई रेज टू पावर आई के आर अपॉन आर आ गया, और यही 1/r इससे माइनस आई के आर से है, इनकमिंग वेव भी आ गया, ठीक है। पीएल कॉस थीटा हमारे लेजेंडरी पॉलिनोमियल होते हैं और के स्क्वायर यहाँ पे 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आता है जो श्रोडिंगर इक्वेशन से आता है।
ठीक है, ये प्योर रिजल्ट मैंने यूज किया है क्वांटम मैकेनिक्स से। नाउ व्हेन अ स्कैटरर इज प्रेजेंट, स्कैटरर वो होगा जिससे आने वाला पार्टिकल टकराएगा। इन दिस केस प्रोटॉन इज द स्कैटरर, है ना, प्रोटॉन से टकराएगा न्यूट्रॉन। द स्फेरिकल आउटगोइंग वेव्स इन द अबव एक्सप्रेशन आर अफेक्टेड। अब देखो ये क्या कह रहा है, जब स्कैटरर प्रेजेंट होगा तो जो बाहर की तरफ जाने वाली वेव है वो अफेक्ट होगी, अंदर की तरफ आने वाली वेव अफेक्ट नहीं होगी। अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो देखो एक पार्टिकल है प्रोटॉन हमारा, दूसरा पार्टिकल जब इसके पास आएगा इससे टकराएगा, है ना, टक्कर करेगा, तो आने वाली वेव जो है, आने वाली वेव तो जो है मान लीजिए इनकमिंग वेव है। और अब जब ये पार्टिकल आ रहा है तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारी वेव्स आ रही है, इनकमिंग वेव्स बहुत सारी आ रही है, सारी की सारी वेव टकराए जरूरी नहीं है। तो जो टकराएगी, टकराने के बाद वो बाहर की तरफ निकलेगी, करेक्ट, टकराने के बाद बाहर की तरफ निकलेगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो जाने वाली वेव होगी उसमें तो कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन इनकमिंग वेव यानी कुछ वेव ऐसी होगी जो बिना इसके क्योंकि प्रोटॉन का भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का रेंज होगा, जिस रेंज के बाहर प्रोटॉन कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब ये कहना चाहती हूँ कि प्रोटॉन जो है अब उसके आसपास वो कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर लेगा, अगर कोई वेव उस पोटेंशियल के अंदर से गुजरती है तब तो वो स्कैटरिंग मानी जाएगी, लेकिन प्रोटॉन की रेंज से बाहर चली जाती है, बाहर से निकल जाती है, तो वो वेव इनकमिंग ही मानी जाएगी, आउटगोइंग में कंसीडर नहीं होगी, और उसका कोई चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया है कि जब स्कैटर प्रेजेंट होता है, स्कैटर की प्रेजेंस में जो हमने अभी एक्सप्रेशन लिखा उसमें दो पार्ट थे, आउटगोइंग स्फेरिकल वेव और इनकमिंग स्फेरिकल वेव। तो जो इनकमिंग स्फेरिकल वेव होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आउटगोइंग स्फेरिकल वेव होगा उसके अंदर चेंज होगा। अब आउटगोइंग में जो चेंज होगा उससे क्या होगा, अब वो चेंज जो है वो फेज में भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड में भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इलास्टिक स्कैटरिंग, तो इलास्टिक स्कैटरिंग में जो चेंज होता है उसमें केवल फेज चेंज होता है, एम्पलीट्यूड नहीं, क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग में आपने देखा होगा एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए इलास्टिक स्कैटरिंग में मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, केवल फेज चेंज हो जाएगा। नाउ सिंस द स्कैटर्ड वेव इज स्फेरिकल आउटगोइंग वेव, अब जो आउटगोइंग वेव है वो टकराने के बाद मिली है, इसलिए उसको दूसरा नाम भी दिया जा सकता है स्कैटर्ड वेव। ओके, तो आपकी ये जो स्कैटर्ड वेव होगी ये आपकी आउटगोइंग वेव होगी विद एम्पलीट्यूड, और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा विल बी डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो स्कैटर आपने रखा, कोई वेव आई इससे टकराई, टकराने के बाद आपको इस तरह से स्फेरिकल वेव मिल गई बाहर जाने वाली, करेक्ट। अब जितनी वेव थी, जितनी वेव आई, सारी की सारी सेम एंगल पे स्कैटर हो जरूरी नहीं है, करेक्ट। इसका मतलब अलग अलग वेव अलग अलग एंगल पे स्कैटर होगी। तो जो स्कैटर्ड वेव होगी, सपोज उसका वेव फंक्शन साई एस सी से डिनोट करते हैं, तो ये जो साई एस सी होगा यानी स्कैटर्ड वेव जो होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी, थीटा पर भी डिपेंड करेगी। सो साई स्कैटर्ड जो है उसको अगर अपन लिखते हैं तो हमारे पास, क्योंकि वो स्फेरिकल वेव है तो उसको लिखने का तरीका है ये तो स्फेरिकल वेव हो गई, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो थीटा पे डिपेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे एक फंक्शन आपको थीटा का भी लगाना पड़ेगा, तो स्कैटर्ड वेव को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ देख लीजिए आपके पास, सो साई एस सी कैन बी रिटन एज एफ थीटा अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, जो मैंने लिख दिया। सो नाउ द टोटल वेव फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैटर, तो टोटल वेव फंक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको इंसिडेंट वाला वेव फंक्शन भी मिलेगा और स्कैटर्ड। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि टोटल वेव फंक्शन में इनकमिंग वेव भी होगी और स्कैटर्ड वेव भी हो, इनकमिंग होगी और आउटगोइंग होगी। आउटगोइंग वेव को हमने क्या नाम दिया, आउटगोइंग तो है स्कैटर्ड वेव, और वो वेव जो आई थी जिसकी स्कैटरिंग नहीं हुई है उसे अभी भी आप इंसिडेंट वेव ही तो बोल सकते हो,
क्योंकि वो इंसिडेंट ही रहेगी हमेशा, उसका स्कैटरिंग हुआ ही नहीं है, तो उसे चाहे इनकमिंग बोल दो चाहे इंसिडेंट बोल दो। इसलिए जो टोटल वेव फंक्शन होगा उसमें साई इंसिडेंट होगा। ध्यान रखिए ये स्कैटरिंग के बाद वाली बात हो रही है। स्कैटरिंग के बाद जो वेव फंक्शन मिल रहा है उसमें भी आपको दो पार्ट मिल रहे हैं, इंसिडेंट और स्कैटर्ड, यानी जिन वेव्स का स्कैटरिंग हो गया है वो इसमें आ जाएगी, जिनका नहीं हुआ है वो इसमें आ जाएगी। तो साई इंसिडेंट को एज इट इज छोड़ देते हैं और साई स्कैटर्ड का अभी जो अपन ने एक्सप्रेशन लिखा वो लिख लेते हैं। अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की क्वांटम मैकेनिक्स अपलोड कर देती तो मुझे इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती ये सारे फॉर्मूले में, इन सब का डेरिवेशन है वहां पे। नाउ अगर जो इक्वेशन 17.6.7 है तो वी कैन ऑल्सो राइट द टोटल वेव फंक्शन एज, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो टोटल वेव फंक्शन है 17, इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन मिला है अपन को, इसमें वापस आ जाओ। इसमें हमारे पास में ये पता है कि अगर वेव फंक्शन को जब दो तरह के वेव फंक्शन के टोटल में लिखा जाता है जिसमें एक आउटगोइंग होता है और एक इनकमिंग होता है, अगर ये सेम कंसेप्ट अब हम हमारे वेव फंक्शन पे लगाएं तो चेंज किस में होगा। देखो ये तो इनकमिंग है, हमने पहले ही बोला है कि इनकमिंग में नो चेंज होगा, इंसिडेंट में नो चेंज होगा, जो आउटगोइंग है आउटगोइंग में चेंज हो जाएगा। और इलास्टिक स्कैटरिंग मान रहे हैं तो आउटगोइंग में जो चेंज होगा वो केवल किसका चेंज होगा, फेज का होगा। तो मैं यही वेव फंक्शन वापस लिख रही हूं, इधर मैं साई आईएनसी नहीं लिखूंगी, इधर मैं मेरा टोटल वेव फंक्शन लिखूंगी साई आर, लेकिन तरीका राइट हैंड साइड वाला यूज करूंगी। तो तरीका राइट हैंड साइड वाला जब आप यूज करेंगे तो ये इनकमिंग को मत छेड़ो, ये एज इट इज रहेगा। जो आउटगोइंग वाला पार्ट है उस आउटगोइंग वाले पार्ट में जो फेज वाला पार्ट है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, अब वो ऑल्ट्रेशन करके लिखते हैं। सो टोटल वेव फंक्शन हमारा देखो ये एज इट इज है, ऊपर अभी जो दिखाई थी ये एज इट इज है। यहां पर आप देखो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट फेज पार्ट होता है, इसके आगे हमने लगा दिया ईटा एल। ये ईटा एल का काम क्या होगा, केवल आउटगोइंग वेव के फेज को चेंज करने का, मतलब कितना चेंज हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो ईटा एल से मल्टीप्लाई करके मैंने फेज को अफेक्ट कर दिया, फेज अफेक्टेड हो गया। और ये वाला जो इनकमिंग वाला पार्ट था नो चेंज एट ऑल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो ईटा एल है, क्योंकि ये भी क्या है फेज में चेंज करेगा, तो इसका नेचर कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल टाइप का ही होगा। तो इसका नेचर इसलिए ईटा एल जो होता है उसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा डेल्टा एल, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं। इसका वैसे डेरिवेटिव एक्सप्लेनेशन क्वांटम मैकेनिक्स में है, बट आप तो इतना ही समझो कि क्योंकि ये फेज वाला फैक्टर है तो इसके अंदर फेज वाला पार्ट ही आएगा। अब हमारे पास में क्या होगा, नाउ सिंस ओनली द फेजेस एंड नॉट द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमने चेंज किया ही नहीं है, तो आउटगोइंग वेव इसलिए मोड ऑफ ईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें केवल फेज पार्ट है और फेज पार्ट में आपके पास आयोटा है, अगर इसका मोड का स्क्वायर लोगे तो 1 आ जाएगा, अगर इसके पास एम्पलीट्यूड होता तो ये 1 नहीं आता, पर एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता है क्योंकि हम इलास्टिक स्कैटरिंग कंसीडर कर रहे हैं। आई होप यू आर जस्ट लिसनिंग टू माई एवरी स्टेटमेंट, क्योंकि हर सेंटेंस में बहुत इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, माइनर माइनर ट्यूब में। नाउ इन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एन इंसिडेंट बीम ऑफ मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल इज स्कैटर्ड बाय एन इनफाइनाइटली हैवी स्कैटरिंग सेंटर इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम एट एंगल थीटा, ये मैं नहीं देखूंगी। द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज गिवन बाय, सेकेंड सेमेस्टर के क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला निकाला हुआ है, सी हियर डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में अब भी, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स हम थर्ड सेम की पढ़ रहे हैं, बट आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ के आए हो तो आपको पता है कि सिग्मा थीटा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है और वो एफ ऑफ थीटा जो कि एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका डेरिवेशन आपने सेकंड सेम के क्वांटम मैकेनिक्स में कर रखा है, इसलिए मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि वो आपको आता है। तो सिग्मा थीटा इज रिटन एज एफ थीटा का स्क्वायर। नाउ comparing 7.6.7 and 7.69 we get using 7.6.8। अब यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लेनी है, आपको कंपैरिजन किस किस को करना है मैं बता देती हूँ, है ना, कंपैरिजन किस किस का करना है।
कंपैरिजन आपको करना है ये वाली इक्वेशन का, कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन का किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि दोनों काफी सिमिलर है, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको इस वाली इक्वेशन को भी बीच में यूज करना है। जब आप यूज करते हैं इन तीनों का, तो तीनों की यूज से आपके पास एफ थीटा की वैल्यू कंपैरिजन से ये आती है। अब ये कैसे आती है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। मैं बिल्कुल इच्छा नहीं एक्सप्लेनेशन बताने की, लेकिन ना रुको मैं बता देती हूँ आपको। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आप पे छोड़ दूं क्या ये वाली चीज। देखो यहाँ पे किया हुआ है, ओके समझना है ना। देखो फोकस करते हैं। सबसे पहले साई इंसिडेंट का फॉर्म याद रखो। साई इंसिडेंट में ये वाला चीज याद मत रखो, सिर्फ ये वाला याद रखो, ठीक है। ये हमारा साई इंसिडेंट है, ये पूरा याद रखना। ये तो हो गया साई इंसिडेंट। उसके बाद में आफ्टर स्कैटरिंग हमने जो साई लिखा वो ये याद रखना। सेकेंड इक्वेशन ये है जिससे हमें कंपेयर करना है, इसमें ईटा एल है, क्योंकि आउटगोइंग का चेंज हो गया, इनकमिंग का चेंज नहीं हुआ। तीसरी इक्वेशन हमने लिखी थी कि जो साई होता है वो इंसिडेंट और स्कैटर का टोटल होता है, यानी कि स्कैटर, और ये हमारा स्कैटर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से, यस यहां से आप देखो, इस वाले एक्सप्रेशन से इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो यहां से इस इक्वेशन को वापस लिख रही हूँ, साई इज इक्वल्स टू साई इंसिडेंट प्लस एफ ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल आई के आर अपॉन आर। यहां से अपन को क्या करना है, एफ थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो आप एक बार ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू साई माइनस साई इंसिडेंट। अब साई कहाँ से पुट करना है, साई कहाँ से पुट करना है बता देती हूँ। साई ये रहा, साई यहां से पुट करेंगे, और साई इंसिडेंट ये रहा माइनस का साई इंसिडेंट, वो कहाँ से पुट करेंगे, यहां से पुट, ये वाला पुट करेंगे। सो ये आप याद रख लेना, ठीक है। ये आप अपनी बुक में, नोटबुक में कहीं लिख लो कि साई ये रहा, दिस इज साई एंड दिस इज साई इंसिडेंट, और मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, साई माइनस साई इंसिडेंट, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अब जब अपन इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कौन सा टर्म है जो कि बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो टर्म सेम है अपन कर लेते हैं, सेम टर्म को कैंसिल आउट कर लेते हैं। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो आप ये देखो, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है, और इसमें भी ये नीचे वाला टर्म जो है, ये तो बिल्कुल सेम ही है। तो जब माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले में से माइनस करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो पीएल कॉस थीटा है, ये तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, पीएल कॉस थीटा तो इससे भी मल्टीप्लाई है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन वाले कोफिशिएंट ले लो वापस, है ना। तो इधर माइनस करेंगे, तो माइनस करने से देखो क्या आ रहा है, 1/2 i k r समेशन, और मुझे साई में से इंसिडेंट माइनस करना है, आई रेज टू पावर एल, और यहाँ आ रहा है 2l+1, और यहाँ पे आ रहा है देखो ईटा एल, और अब ये देखो ई रेज टू पावर आई के आर, मैं माइनस नहीं करूंगी, मैं इसको अलग से लिख रही हूँ, ई रेज टू पावर -l π/2, करेक्ट। और ये मल्टीप्लाई है पीएल कॉस थीटा से, इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे ऊपर वाला साइन इंसिडेंट, साइन इंसिडेंट में क्या था, 1/2 i k r समेशन आई रेज टू पावर एल 2l+1, ईटा एल था नहीं ऊपर, आई के आर था, -l π/2 था, पीएल कॉस थीटा था, बस। अब आप देख लो, ये वाली इक्वेशन अगर आपको समझ में आ रही है तो आप जूम करके देख लेना। अब मैं सिर्फ इन दोनों के अंदर जो टर्म कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन लिख रही हूँ, सारे टर्म कॉमन आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो सब कुछ कॉमन आ रहा है, बस इधर ईटा एल बचेगा और इसमें से -1 आएगा। अब जो कॉमन आ रहे हैं वो टर्म क्या करेंगे, अब ये जो है वो किसके इक्वल है, ध्यान रहे ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ थीटा ई रेज टू पावर आई के आर अपॉन आर, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, एफ थीटा आई के आर। कहां से मिला है अपन को ये चीज अपन को मिली है एफ थीटा एक्सपोनेंशियल आई के आर अपॉन आर था साई माइनस साई इंसिडेंट, ये था।
तो ये मैंने साई लिख लिया और साई इंसिडेंट कर लिया। इसका जो माइनस में आया था मैं यहाँ पे वापस लिखना चाहती हूँ यार एक बार, तो आपको समझ में आ जाए ना। एक बार मैं और लिख लेती हूँ। साई है हमारे पास 2i k r, आप फॉरवर्ड कर लेना इसको, मैं थोड़ा सा क्लियरिटी चाहती हूँ, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। i रेस टू पावर l 2l+1, साई को लिख रही हूँ मैं तो अभी ना, ईटा l एक्सपोनेंशियल i k r एक्सपोनेंशियल -l π/2 pl cos थीटा। ये तो था साई वाला माइनस, बाकी टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/2i k r समेशन il 2l+1, यहाँ पे ईटा एल नहीं था क्योंकि इंसिडेंट में ईटा एल था ही नहीं, और e की पावर -l π/2 और pl cos थीटा। और ये किसके इक्वल है? अब लेफ्ट और राइट साइड में देखो कंपेयर करेंगे अपन, लेफ्ट एंड राइट साइड में अपन कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट किसके कोफिशिएंट लेंगे वो ध्यान रखना, इसका कोफिशिएंट ई रेस टू पावर i k r/r का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एफ ऑफ थीटा। राइट हैंड साइड में क्या कोफिशिएंट है? तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में ई रेस टू पावर i k r और ये रहा r, इनका कोफिशिएंट जो मैंने ब्लू कलर के लूप में लिया है उसके अलावा बचा हुआ सारा कोफिशिएंट इसका होगा। और इधर भी हमारे पास e की पावर i k r है और नीचे ये रहा r। तो इसके अलावा जो कोफिशिएंट बचेगा उसमें हमारे पास बचेगा 1/2i k। अब मैं r नहीं ले रही हूँ क्योंकि r तो अपन ना कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कैंसिल आउट कर लो, आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर लो। e की पावर i k r इधर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट। r यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचेगा क्या? एफ थीटा बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो, और राइट हैंड साइड में 2 आयोटा के है, फिर समेशन है, आई एल है, 2l+1 है, और ऊपर है ईटा एल, और यहाँ पे है -1, और यहाँ पे है -l π/2, और ये बचेगा pl cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास एफ थीटा का एक्सप्रेशन है। ये मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, कंपैरिजन करने से हे भगवान एफ थीटा का सही आ जाना। यस, ये देखो, ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। एफ थीटा का इक्वेशन ये वाला है। अब अपन क्या करेंगे, बट इसमें भी अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा की पावर एल और एक्सपोनेंशियल -i/l π/2। एक्चुअली मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं किया था, l π/2 के साथ आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा था ना, वो आप देख लेना थोड़ा सा। इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब इसकी वैल्यू 1 कैसे आएगी, ये अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, इसको भी करेंगे। i रेस टू पावर l e रेस टू पावर -i/l π/2। तो i रेस टू पावर l और e की पावर -i थीटा कितना होता है? cos थीटा। सो cos l π/2 -i sin, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मेरे को इसको l नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। i रेस टू पावर l e रेस टू पावर -i/π/2 और उसकी पावर l लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं क्योंकि l है। फिर इसको करेंगे यहाँ पे, तो i रेस टू पावर l और e रेस टू पावर -i/π/2 क्या हो जाएगा? cos π/2 - i sin π/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। सो i रेस टू पावर l आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 0 माइनस आयोटा हो जाएगा और उसकी पावर l हो जाएगा। तो i रेस टू पावर l हो जाएगा और यहाँ पर माइनस i रेस टू पावर l हो जाएगा। तो हमारे पास में आयोटा और बेस सेम हो जाएगा, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 होता है, -1 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आपके पास आयोटा का बेस सेम है, राइट। तो आयोटा की पावर l और आयोटा की पावर l हमारे पास हो जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई में होके कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप एक थ्योरम भी आती है इसकी, वो थ्योरम भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, उससे भी आपको ये 1 मिल जाएगा। एनीवेज, चलो ये 1 आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म का चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी। सो एफ थीटा का एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा। करेक्ट, हमारे पास एफ थीटा आ चुका है ये। अब हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या था? हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है ना, हमारा ओरिजिनल डेरिवेशन आ गया।
जिसमें हमने 7.7 को 9 को कंपेयर कर लिया, 8 वाला यूज कर लिया और एफ ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब एफ ऑफ थीटा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इसमें अपन करेंगे ईटा एल की वैल्यू पुट करेंगे। ईटा एल अपन ने क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा डेल्टा एल, है ना। सो ईटा एल की जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू आ गई। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको साइन डेल्टा एल के टर्म्स में लिखा है यार, उसमें लिखा हुआ है क्या आगे, तब तो मैं देख लूं। इन्होंने नहीं लिखा, मुझे ही करना पड़ेगा, मैं बता देती हूँ। सो ये वाला एक्सप्रेशन लेके चलते हैं ना, ई रेज टू पावर 2 आयोटा डेल्टा एल -1, है ना। देखना एक बार। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है, इसके अंदर हम इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर होगा क्या कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये मिल जाएगा, और नीचे वाला टर्म एज इट इज मैंने लिखा है। अब इस एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, बाकी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बाकी एज इट इज है, ठीक है। अब आप इस वाले लूप को ध्यान से देखना है ना, सिर्फ इस वाले लूप को ध्यान से देखो, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है साइन डेल्टा एल का फॉर्मूला, जो कि होता है ई रेस्ट पावर आयोटा, मतलब आयोटा थीटा माइनस माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, कितना होता है साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन, है ना। तो साइन हम डेल्टा एल बन जाएगा, और ये 2 आयोटा जो है वो हमने यहाँ लिख लिया, और नीचे जो टर्म बच रहा है वो हमने यहाँ लिख लिया। अब जो नीचे वाला टर्म है एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, उसको ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर 2 आयोटा है, और ये वाला एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ऊपर जाएगा, और साइन डेल्टा एल ऊपर जाएगा। तो ये जब अपन रखेंगे, किसकी जगह रखना है अपन को, ई रेस टू पावर 2 आयोटा डेल्टा एल -1 की जगह रखना है। जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसकी जगह अपन रख देते हैं, इसकी जगह रखना है अपन को 2 आयोटा ई रेस टू पावर आई डेल्टा एल साइन डेल्टा एल। तो यहाँ पर 2 आयोटा से ये 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमें क्या बचेगा, नीचे 1/k बचेगा, 2l+1 की जगह एज इट इज रहेगा, इस पूरे की जगह ये दो टर्म आ जाएंगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल और pl cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमें मिल चुका है एफ ऑफ थीटा। अब हमारे पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे k2 नहीं है, k स्क्वायर है, बेसिकली 1/k स्क्वायर, और जो भी ऊपर मिला है उसका मोड का स्क्वायर कर दिया अपन ने। और अगर हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वांटम मैकेनिक्स में देखा होगा, टोटल के लिए सॉलिड एंगल पे सिग्मा थीटा, क्योंकि ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल क्रॉस सेक्शन मिलता है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमारे पास इसका जो जनरल दूसरा फॉर्मूला आता है वो ये आता है। ये डेरिवेशन भी आपके पास, आपने क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड सेम में किया हुआ है, एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर डी ओमेगा है, ध्यान रखना, डी ओमेगा हमारे पास सॉलिड एंगल होता है पूरा, जिसमें फाई का टर्म भी आता है और थीटा का टर्म भी आता है। जब हम फाई का टर्म सॉल्व कर लेते हैं तो फाई की लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक जाती है, इसलिए हमारे पास 2 पाई आ जाता है, करेक्ट। और थीटा वाले टर्म में इफ यू रिमेम्बर वॉल्यूम एलिमेंट में हमारे पास साइन थीटा वाला टर्म आता है, तो ये वहां से मिल जाएगा आपको ना, डी ओमेगा देख लेना आप। और थीटा की लिमिट 0 टू पाई जाती है हमारे पास, आर का कोई लेना देना ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास जो जो टर्म ऊपर वैल्यू है एफ थीटा का स्क्वायर, वो वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने से हमें ये मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स वी गेट फाइनली, तो ये खुद भी डेरिवेशन को स्किप कर रहे हैं तो हम भी स्किप करेंगे, यहाँ pl cos थीटा की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा, एक 2l+1 से एक 2l+1 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है उसकी वैल्यू आ गई। नाउ जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है एफ ऑफ थीटा, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ओवर द एम्पलीट्यूड एफ एल थीटा। तो एफ थीटा जो है उसको एफ एल थीटा के समेशन में भी लिख सकते हैं, जहां पर एफ एल थीटा हमारे पास में क्या होगा, एफ एल थीटा हमारे पास में होगा वो जो चीज अपन ने यहाँ पर अरे यार ओ गॉड, इसके अंदर मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, एफ एल थीटा के अंदर वो वाला शुरू से लेना पड़ेगा, वहां से, यहाँ से, ये वाला एफ ऑफ थीटा, इस एफ ऑफ थीटा को अगर अपन एफ एल थीटा के टर्म में लिख रहे हैं, तो हमारे पास समेशन एफ एल थीटा में लिखा है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा,
आयोटा के को रहने दो, एक मिनट में कर देती हूँ इसको सोल्व ना। यहाँ पे देखो अगर एफ थीटा को अपन समेशन एफ एल थीटा में लिखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो एफ थीटा का एक्सप्रेशन था ये रहा, ये एफ थीटा का एक्सप्रेशन था ना, दोनों एक्सप्रेशन ही कर देती हूँ मैं, तो दोनों में सॉल्व कर दूंगी। इसमें सिर्फ समेशन बाहर ले लो और कुछ नहीं करना है। ये जो है ना, समेशन को अलग रख दो, ठीक है, समेशन को अलग रख दो, तो रिमेनिंग जितना भी टर्म बचा, रिमेनिंग मतलब ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के, ये बचेगा एफ एल। करेक्ट, तो मैं एफ एल थीटा क्या रखेंगे, एफ एल थीटा हमारे पास होगा समेशन के अलावा बाकी टर्म, यानी 2l+1, 2l+1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के, फिर ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट 2 आयोटा डेल्टा एल -1, और ये पी एल कॉस थीटा। अगर ये एफ एल थीटा होता है तो एफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एफ एल थीटा, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से नीचे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन को हटा दो तो 12+1 अपॉन के, और ये सारा टर्म, बस ये दिखा देती हूँ मैं आपको, है ना। तो ये देखो, अगर ये रखते हैं एफ एल के टर्म में रखते हैं तो ये रहा एफ एल का फॉर्मूला, एक तो ये और एक दूसरे फॉर्मूले में ये आ जाएगा। सो ये हमारे पास एफ एल थीटा हो गया। अब आगे क्या करना है, लिमिट्स ऑफ एनर्जी, ये कितनी एनर्जी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम लिमिट अपन देखते हैं। तो देखो, सपोज अ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी E एंड अ लीनियर मोमेंटम P इंसिडेंट विद एन इम्पैक्ट पैरामीटर Q। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब समझते हैं आप, बीएससी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर वो होता है जब कोई पार्टिकल आता है, किसी पार्टिकल के चारों तरफ उतनी रेडियस के स्फेयर में अगर वो एंटर करता है तो उसकी स्कैटरिंग होगी, अगर वो उस रेंज के बाहर से निकल जाता है तो उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी। दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। सो इम्पैक्ट पैरामीटर क्यू है, तो स्कैटरिंग कब होगी, अगर Q की वैल्यू जो है वो B से लेस देन होगी हमारे पास में, ठीक है। और अगर Q ज्यादा, और जाहिर सी बात है कि अगर डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा हो गई B से, तो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स विल नॉट फील द पोटेंशियल। आपको समझ में आया इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, कि इम्पैक्ट पैरामीटर की जो डिस्टेंस होती है, अगर सामने वाला जो पार्टिकल आ रहा है उसकी डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर से कम में है तो स्कैटरिंग होगी, ज्यादा से होगा तो नहीं होगी। सो अगर जो Q है ये वो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में है, मतलब अगर न्यूट्रॉन यहाँ पे है और प्रोटॉन यहाँ पे है, तो अगर इसको लाइन को ऐसे खींचू मैं और इसकी लाइन को ऐसे खींचू, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर से निकलेगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी। सो Q लेस देन B के लिए स्कैटरिंग होगी, Q ग्रेटर देन B के लिए स्कैटरिंग नहीं होगी, तो रेंज हमारे पास B हो गया। हेंस द लार्जेस्ट इम्पैक्ट पैरामीटर Q जिसके लिए स्कैटरिंग होगी उस QM की वैल्यू क्या है, B के बराबर है। Now, for the neutron having this impact parameter, the angular momentum will be, angular momentum निकालते हैं तो angular momentum का फॉर्मूला क्या आएगा, angular momentum आपके पास पता है R क्रॉस P होता है, यानी कि उसका मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज न्यूट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और प्रोटॉन यहाँ पे है, और अपन ये बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर है B। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी, और मोमेंटम कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। सो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम ये देख लो P और B है, एंगुलर मोमेंटम P भी हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी दिस कैन ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H क्रॉस। आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा ये कहती है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है ना, क्वांटाइज्ड होता है। और क्वांटाइज्ड के अंदर भी आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये H क्रॉस की इंटीग्रल मल्टीपल L इज इक्वल, बोर मॉडल ने भी तो दिया था, बोर ने भी तो कहा था हमारे पास में एन H क्रॉस होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से भी जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो H क्रॉस की इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास तो एंगुलर मोमेंटम कितना आया, PB, लेकिन ये होगा क्या, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। तो सपोज हमारे पास में फॉर जो इंटीजर है, मान लीजिए कि जो PB है किसी L के लिए उसकी वैल्यू LH क्रॉस के बराबर है, तो L क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, करेक्ट। इसके आगे अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है तो L के अंदर L का सेकेंड इंटीजर कौन सा आएगा, L+1 आएगा, करेक्ट।
तो एल यहाँ पे ये भी इंटीजर है। हमारा जो ये मोमेंटम है मान लीजिए ये इसके और इसके बीच में आता है। सपोज कीजिए कि हमारा जो पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम किसी टाइम पे इन दोनों वैल्यूज के बीच में आता है, तो एल एच क्रॉस उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, फिर हमारा मोमेंटम और उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, एल प्लस एच क्रॉस। करेक्ट। तो हमारा अगर मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, यानी पी की मैक्सिमम वैल्यू निकालें या बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालें, जिसके लिए तो ये देखो ये कंडीशन हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर दी, एल एच क्रॉस और एल प्लस वन एच क्रॉस के बराबर है। तो सपोज हमारा मोमेंटम जो है अगर वो मैक्सिमम हुआ, अगर वो तो ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई, करेक्ट, और हम ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इस मैक्सिमम होने के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर तो कांस्टेंट होता है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है, सपोज पी की वैल्यू पी मैक्सिमम होती है, तो पी मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल होगा, एल प्लस वन और एच क्रॉस के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब बस इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से पी मैक्सिमम की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा न्यूट्रॉन सिर्फ, क्योंकि जो इन्फिनिटी पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, इन्फिनिटी से आ रहा है तो सिर्फ काइनेटिक लेके आएगा। काइनेटिक का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, लेकिन क्योंकि पी कितना है, मैक्सिमम है, तो उसकी जो एनर्जी होगी न्यूट्रॉन की वो भी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो पी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। अगर मान लीजिए जो वेव आ रही है हमारे पास में उसमें सिर्फ एस वेव है, एस वेव के करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं एल कितना होता है, 0 होता है। सो एल की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ई मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी। अब इसमें एच क्रॉस कांस्टेंट है, एम हमारे पास कांस्टेंट है, और अगर बी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखते हैं तो ई मैक्सिमम की वैल्यू 10 MeV आती है। अब इस 10 MeV के अंदर आपको ध्यान से देखना है कि 10 MeV आ रहा है। सो वी हैव सीन दैट फॉर एनपी स्कैटरिंग द एनर्जी इन द सी सिस्टम, हमने पहले देखा था कि जो एनर्जी होती है एनपी स्कैटरिंग में सी सिस्टम में वो हाफ होती है लेबोरेटरी सिस्टम की। करेक्ट। अगर हमें ये सी सिस्टम में मिली है एनर्जी, यानी सी सिस्टम में हमें एनर्जी मिली है 10 MeV, और हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में देखा था कि ये लैब की हाफ होती है, तो यानी कि जो लैब की एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 MeV हो जाएगी। सो इसका मतलब द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एस वेव इन एनपी स्कैटरिंग इन द लेबोरेटरी सिस्टम इज 20 MeV, ये 20 MeV लिखा हुआ है। टू बी ऑन द सेफ साइड, सेफ साइड में अगर रखते हैं तो लिमिटिंग वैल्यूज आर टेकन टू बी हाफ ऑफ दोज, मतलब अगर हमें ई मैक्सिमम की वैल्यू आइडियली 10 MeV मिलती है तो जरूरी नहीं है, हम खुद कहते हैं जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस पे जो चीज लिखी हुई आती है, जैसे हम कार खरीदते हैं तो उस पे लिखा हुआ आता है कि ये इतने का एवरेज देती है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जबकि एक्चुअल जब हम उसको कार को ड्राइव करते हैं तो उसका एवरेज हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम आता है। तो सेफ साइड में रहने के लिए सपोज हम 10 MeV की जगह मान लेते हैं 10 नहीं तो 5 MeV तो होगा ही होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर 5 MeV मैक्सिमम होती है तो उस कंडीशन में लेबोरेटरी सिस्टम में डबल हो जाएगा 10 MeV एसिड स्कैटरिंग, ये इसकी लो एनर्जी लिमिट हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है। फेज शिफ्ट जो है वो सिलेबस में एज सच है नहीं, तो वो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, फेज शिफ्ट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में भी अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग लेंथ। स्कैटरिंग लेंथ जो है वो मैं बता ही देती हूँ आपको, इसी में बता देती हूँ। चलो चलो हमने देख लिया, वी हैव सीन दैट लो एनर्जीज, हमने लो एनर्जीज पे देखा, लो एनर्जीज में हमने देख लिया कि EL की हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 MeV आ रही थी। तो हमारे पास EL की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से तो हमेशा कम ही होगी। सो लो एनर्जी कौन सी रेंज मानी जाएगी, जब EL की वैल्यू 10 MeV से कम होगा, उस कंडीशन में एस वेव स्कैटरिंग हमारे पास होगी, क्योंकि हमने एस वेव के लिए निकाला था। फॉर विच ओनली L इक्वल टू 0, तब L इक्वल टू 0 टर्म जो होगा वही कंट्रीब्यूट करेगा हमारी स्कैटरिंग के अंदर। तो एफ थीटा जो है उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी। सो एफ थीटा का फॉर्मूला लेके चलते हैं और L इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो सबसे पहले एफ थीटा का फॉर्मूला कितना था, एफ थीटा के एक्सप्रेशन में L इक्वल टू 0 रखना है हमें, है ना, ये रहा एफ थीटा, है ना, इसमें L इक्वल टू 0 रखते हैं तो देखो 2L प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1। करेक्ट। और नीचे है 1/2 आयोटा के। फिर यहाँ पे समेशन लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि समेशन में L इक्वल टू 0 वाला टर्म ही लेना है अपन को। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 आयोटा डेल्टा L, डेल्टा 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, L इक्वल टू 0 है, -1। और जब PL cos थीटा में L की वैल्यू 0 होती है तो शायद इसकी वैल्यू 1 होती है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ, या फिर इसमें अगर इसमें कर लो ना, नीचे वाले में कर लो। चलो नीचे वाले में करने से क्या होगा, नीचे वाले मैं देखती हूँ किसमें रखा है वैल्यू, वैल्यू कौन से वाले फॉर्मूले में रखी है, मेरे को एक बार देखना है ना। साइन वाले में रखा है, ओके ओके गॉट इट, साइन वाले में रखा है, ठीक है साइन वाले में रख लेंगे।
मैंने इसमें लिख रखा है क्या साइन वाला फॉर्मूला? नहीं लिख रखा यार। साइन वाले में रखना है L इक्वल टू 0। ठीक है भाई, रख लेंगे। तो इस नीचे वाली इक्वेशन में रखना है। तो यहाँ देखो 2L प्लस 1 अपॉन के है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 2L 0 हो जाएगा तो 1 बाय क्या आ जाएगा? तो यहाँ से तो 1 बाय के आ रहा है। फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल है, इसकी जगह आयोटा डेल्टा 0 आ जाएगा क्योंकि L इक्वल टू 0 है। फिर साइन डेल्टा है तो साइन डेल्टा 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसकी वैल्यू ध्यान रखना, लेजेंडरी पॉलिनोमियल में L इक्वल टू 1 के लिए, L इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 आती है। सो ये हमारे पास एफ थीटा होगा, है ना? तो एफ थीटा देख लेते हैं एस वेव के लिए। यही मिल रहा है क्या? यस, यही मिल रहा है ना? ठीक है। तो स्कैटरिंग डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड का। तो एक्सपोनेंशियल में आयोटा है, आयोटा का टर्म तो 1 होता है, तो साइन स्क्वायर और किया जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन किया जाएगा। ठीक है। अब हमें टोटल स्कैटरिंग निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी ओमेगा के लिए। और हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था। सिग्मा थीटा की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट अपॉन के स्क्वायर, और इसके अलावा यहाँ पे था 2 पाई साइन थीटा डी थीटा था और 0 टू पाई में था। इसको सॉल्व करना है यार मुझे, इसको मेरी इच्छा हो रही है सॉल्व करने की। इसकी मेरी इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत इजी सा है। ये आ जाएगा, देखो ये पहले अपन ने किया था ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा। सॉल्व किया है, cos थीटा आएगा और ये आंसर आ गया एस वेव के लिए। सो सिग्मा टोटल हमारे पास आ गया। और अगर हमारे पास में साइन स्क्वायर को कोसेक के टर्म में लिखना है तो नीचे लिखना पड़ेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्या करना है हमें? एज द एनर्जी डिक्रीजेस के ऑल्सो डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में कह दिया था के स्क्वायर जो था वो था 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। सो अगर एनर्जी डिक्रीज होती है तो के भी क्या होगा? कम होगा। तो एज एनर्जी डिक्रीजेस के ऑल्सो डिक्रीजेस। और जब के डिक्रीज होगा, के डिक्रीज होगा तो हमारे पास में सिग्मा के नीचे है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। अगर के डिक्रीज होता है तो सिग्मा क्या होगा? बढ़ेगा, विच मीन्स दैट सिग्मा थीटा एंड सिग्मा टोटल इंक्रीजेस। करेक्ट। तो हमारे पास में इस कंडीशन में हम लिमिटिंग केस ले लेते हैं, फटाफट से लिमिटिंग केस पे जाते हैं। तो वी स्टिपुलेट दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के कॉट डेल्टा, यहाँ तो के है, यहाँ पे के कॉट डेल्टा है, तो के कॉट डेल्टा नॉट इन द डिनोमिनेटर शुड रिमेन फाइनाइट एज के टेंस टू 0। जब के टेंस टू 0 होगा, क्योंकि के डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो डिक्रीज होते होते अगर के 0 हो गया, तो अगर के 0 हो गया तो आप सोचिए 4 पाई अपॉन के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा नोट। देखो के की वैल्यू अगर कम होती जाएगी, अगर 0 हो जाती है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 होते ही आपके पास सिग्मा इन्फिनिटी हो जाएगा। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस के का तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन के की वैल्यू जब 0 को अप्रोच करेगी, यानी के जब टेंस टू 0 होगा, सो कॉट वाला जो फंक्शन है, हम चाहते हैं कि ये उस टाइम इसकी कम वैल्यू से मल्टीप्लाई होके इस पूरे टर्म को क्या कर दे? फाइनाइट कर दे। आई होप आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया है कॉट थीटा का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो के कॉट थीटा है उसकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब के टेंस टू 0 हो तो ये टोटल वैल्यू जो है वो फाइनाइट मिल जाए। ठीक है। तो हम हमारे सेफ साइड रहने के लिए, सो इफ वी राइट कि के कॉट डेल्टा नॉट की वैल्यू उस कंडीशन में, किसमें? जब के टेंस टू 0 हो तो इसकी वैल्यू सपोज 1 अपॉन ए के बराबर आती है नेगेटिव में, तो उस कंडीशन में हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो इस यहाँ से अगर दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा नोट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 अपॉन ए के स्क्वायर, और वो 1 अपॉन ए के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 1 अपॉन ए के स्क्वायर। दिस ए के इज नोन एज द स्कैटरिंग लेंथ फॉर द एनर्जी ई। ये आप ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग लेंथ आपके सिलेबस में है। लेट मी शो यू। ये देखिए सॉल्यूशन तो हमने कर लिया, ये तो क्वांटम का है। न्यूक्लियर में देखिए ये रहा कंसेप्ट ऑफ द स्कैटरिंग लेंथ, ये पढ़ रहे हैं फिलहाल अपन, कंसेप्ट ऑफ द स्कैटरिंग लेंथ। ठीक है। सो हमारे पास में आ जाएगा, अब इन ऑर्डर सिग्मा टोटल में रिमेन, अब सिग्मा फाइनाइट रहे तो इसके लिए के टेंस टू 0 पर हमें समझ में आ गया कि के टेंस टू 0 पर के कॉट डेल्टा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन के है, 1 अपॉन ए के आती है, उसकी वैल्यू मान लीजिए माइनस 1 अपॉन ए आ जाती है। जहां पर ए एक फाइनाइट नंबर होगा, ए फाइनाइट होगा तभी ये वैल्यू फाइनाइट होगी, तभी सिग्मा फाइनाइट मिलेगा। दिस इज नोन एज द फर्मी स्कैटरिंग लेंथ। ये हमारे पास
फर्मी स्कैटरिंग लेंथ होती है। वी देन गेट फॉर द जीरो एनर्जी न्यूट्रॉन, तो जीरो एनर्जी न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, के हमारे पास कितना था, के स्क्वायर था 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। सो अगर एनर्जी जीरो कर दोगे तो जीरो एनर्जी न्यूट्रॉन के लिए के बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगा, राइट। तो उस कंडीशन में आपके पास में जीरो एनर्जी न्यूट्रॉन के लिए ये वैलिड होगा। तो इस कंडीशन में आपके पास में टोटल फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ से सिग्मा टोटल का फॉर्मूला निकालो इस जगह से, है ना। सिग्मा टोटल के लिए हमारे पास है 4 पाई, और के की वैल्यू ये तो जीरो ही हो जाएगी, है ना, ये तो जीरो हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 1/a² जो है वो 1/a² आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई a²। तो सिग्मा टोटल की वैल्यू 4 पाई a² हो जाएगी, जिसको सिग्मा नोट कह लो, ठीक है। सो ये बात आई होप आपको समझ में आ चुका है। सो स्कैटरिंग लेंथ भी आपको समझ में आ गई है, और इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ठीक है यार, इतना आई होप इतना सही है। इसी तरह एम्पलीट्यूड पे, अच्छा मैं आप पे छोड़ती हूँ, के टेंस टू जीरो पर एम्पलीट्यूड पे भी लगाने की कोशिश करना, और ये वैल्यू -a है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर वेव इन द लिमिट ऑफ जीरो एनर्जी न्यूट्रॉन इज दस इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द फर्मी स्कैटरिंग लेंथ, ठीक है, बता दिया आपको। तो स्कैटरिंग लेंथ हो गया हमारा, और काफी लंबा चौड़ा टॉपिक हमारा हो गया, मैं भी थक गई।